नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी एवं सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, या होमो सेपियंस शब्द किसने गढ़ा था। तो होमो सेपियंस शब्द जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, यानी सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया था। होमो सेपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव यानी वाइज होमिनिड्स। ठीक है, होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी मानव यानी वाइज होमिनिड। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स जो थे वह क्रो मैग्नोन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई थी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है आज से 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई थी। क्रो मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे। क्रो मैग्नन मानव के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे? तो फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने गढ़ा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने गढ़ा? तो यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है, और इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के 5वें संस्करण में किया था। अगला क्वेश्चन है कि वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहे जाते हैं? तो उसे समजात अंग कहा जाता है। उसे समजात अंग कहा जाता है। वे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ये सभी जो है समजात अंग के उदाहरण हैं। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में समान है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है वो समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, व्हेल का पंख तथा पक्षी के पंख, ये सभी जो है समरूप अंग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि समरूप अंग है, तो समरूप अंग जो है वह लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल जो होते हैं वह समरूप अंग के उदाहरण हैं। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल जो है वह समरूप अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति यानी होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, या मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं। तो मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष जो है वह अफ्रीका में देखे जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका के अंदर देखे जाते हैं। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमो सेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जा रहा है, लेकिन नई खोजों के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस के अवशेष उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीवन के उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत जो है वह रासायनिक विकास से संबंधित है।
जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन जो है वह रूम व हॉल्डेन इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो है अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है, यानी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो है वह अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन से जो है प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है, तो वह है प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले हैं। तो वह जो है मेसोजोइक ईरा के दौरान जो है डायनासोर फले फूले हैं। मेसोजोइक कल्प यानी मेसोजोइक एरा की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है और इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फूले फले थे और इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है। पहला शक है जुरेसिक, दूसरा है ट्रियासिक और तीसरा है क्रीटेशियस, जिसमें डायनासोर का मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय हुआ था। मतलब डायनासोर की जो उत्पत्ति हुई थी वह जुरासिक एरा में यानी कि जुरासिक शक में जो है उसकी सक्रियता थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो वह है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन इसको कहा जाता है। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के दौरान नई जातियों की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में से किसे टोरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। तो टायरेनोसोरस रेक्स को जो है टायरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। टायरेनोसोरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है और इसे टायरेंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था और इसकी लंबाई जो है लगभग 12.8 मीटर से यानी 42 फीट कह सकते हैं, 12.8 मीटर या 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वह किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद कहलाता है। डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। जीवाश्म जो है वह विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में 2015 में खोज की गई करी कौन सी जीवाश्म की खोज है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में 2015 में खोज की गई कौन सी जीवाश्म की खोज है, तो वह है होमो नलेडी। 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम
क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के तिनालेडी चैम्बर्स में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो वह जो है हॉल्डेन ने सुझाव दिया था। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना है। तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो है वह NH3 CH1 और H2S से बना है। NH3 CH1 और H2S से बना है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों से नियुक्त हुई है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसों आदि की रचना की है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ है और यह एक ठंडा हुआ तो जलवाष्प पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ है। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए जिससे महासागरों की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। डैश गैस जो है उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो वह गैस था ऑक्सीजन गैस। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क जो है वो अवशेषी अंग नहीं है। अक्लदाढ़, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां जो है वह मानव के अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो वह है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो वह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। डैश लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो वह है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति लाखों वर्ष से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है और इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में अपनी निष्कर्ष का वर्णन किया था।